नमस्ते डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का पीटी एजुकेशन पे एक बार फिर से। प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो एनालिसिस में आप लोगों का फिर से स्वागत है। वेलकम यू ऑल। आज जिस 6 टॉपिक्स पे हम बात करेंगे आपके सामने आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रधानमंत्री पोषण स्कीम। बेसिकली मिड डे मील स्कीम था जिसको रीनेम कर दिया गया है और अब ये क्या बन गया है, प्रधानमंत्री पोषण स्कीम। देखेंगे इसमें अगर रीनेम ही किया है कि और क्या क्या इसमें बोला गया है। दूसरा, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, तो यानी पुरानी पुरानी जो योजनाएं हैं सरकार की, सरकार अब उनमें कुछ ना कुछ रिफॉर्म्स कर रही है, ऐसा सरकार कह रही है। राइट। थर्ड, पीएलआई स्कीम्स फॉर टेक्सटाइल्स। राइट, पीएलआई स्कीम्स पे हमने बात कर रखी है। मैन्युफैक्चरिंग, ऑटो एंड ड्रोन सेक्टर के लिए हमने देखा था, आज टेक्सटाइल के लिए पढ़ेंगे। फोर्थ, मेके डाटू प्रोजेक्ट। मेके डाटू प्रोजेक्ट में आपको बताऊंगा थोड़ी सी हिस्टोरिकल चीजें भी, इसके पीछे की हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, डिस्प्यूट, कावेरी डिस्प्यूट जो है उसको भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। एंड फिफ्थ, डिजी सक्षम प्रोग्राम। एंड सिक्स, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड। तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड 1775 से जो स्टेब्लिश्ड है, राइट, इसको डिसॉल्व करने की बात आ चुकी है। 1 अक्टूबर है आज और आज ही से इसकी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, तो इसको भी देखेंगे। एंड फाइनली एमसीक्यूज फॉर प्रैक्टिस। चलिए, सिर्फ आपके प्रीलिम्स में जो जो बच्चे इस बार प्रीलिम्स का एग्जाम देने जा रहे हैं उन सभी को पहले से ही एडवांस में पीटी एजुकेशन की तरफ से बधाई। और बिल्कुल हाई टाइम है, रिवाइज कीजिए जितना हो सके। मैं कोशिश करूंगा कि पुरानी पुरानी स्कीम्स जितने भी हो सके, जैसे कि आपका आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन है, तो इसमें हम कुछ कुछ पुरानी पुरानी स्कीम्स को भी डिस्कस कर सकें, ताकि आपको एक समय में एक मतलब लास्ट टाइम में क्विक रिवीजन आपको मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रधानमंत्री पोषण स्कीम के ऊपर में। तो बेसिकली कैबिनेट ने प्राइम मिनिस्टर पोषण स्कीम इसको मंजूरी दे दी है फॉर प्रोवाइडिंग वन हॉट कुक्ड मील इन गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स। तो आप जानते हैं मिड डे मील स्कीम था पहले। कोविड के कारण सरकारी स्कूल यानी सारे स्कूल्स तो लगभग बंद ही रहे। सरकारी स्कूल में जो बच्चे जाते हैं, बेसिकली देखा जाए तो प्राइवेट स्कूल के कंपैरिजन में सरकारी स्कूल में क्राउड ज़्यादा रहता है। राइट। जो बच्चे यानी जो मतलब पुअर सेक्शन से आ रखे हैं या फिर बहुत ही मतलब नीचे तबके से हैं, अगर वो पढ़ना चाहते हैं तो उनके लिए सरकारी स्कूल ही एकमात्र वन स्टॉप सॉल्यूशन होता है। उसमें भी मतलब माल न्यूट्रिशन जैसी चीज़ों से भारत जो है काफ़ी मतलब काफ़ी चैलेंजेस फेस कर रहा है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स की अगर मैं बात करूं तो भारत की रैंक कितनी थी? भारत की रैंक थी 94 आउट ऑफ 107 कंट्रीज। तो कहीं ना कहीं और बहुत ही सीरियस कैटेगरी में था भारत। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 की बात कर रहा हूँ। और कहीं ना कहीं कोविड ने इसको और एक्सेलरेट कर दिया, क्योंकि स्कूल्स बंद रहे हैं, वहां पर मिलने वाला जो मिड डे मील था वो भी नहीं मिल रहा था। राइट। तो ये स्कीम को लाने के पीछे सरकार की कुछ ऐसी मंशा दिख रही है कि सरकार चाहती है कि वापस अगर फिर कोई ऐसी आपदा वाली स्थिति आए, तो कहीं ना कहीं कोई जो ऐसी स्कीम है जो आपके एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन को टच करती है, उसको रिफॉर्म, उसको मतलब उठाने की, उसको अपराइज करने की बात करती है, तो वहां पर काम करना जरूरी है। द स्कीम विल रिप्लेस द एग्जिस्टिंग नेशनल प्रोग्राम फॉर मिड डे मील इन स्कूल्स, और जिसे हम प्यार से मिड डे मील स्कीम भी कहते थे। राइट। इट हैज़ बीन लॉन्च्ड फॉर एन इनिशियल पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। 5 साल के लिए पीएम पोषण स्कीम जो है वो लॉन्च किया गया है 2021 से 2025 तक। राइट। पहले पीएम पोषण स्कीम देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको मिड डे मील स्कीम भी ध्यान से समझा दूंगा। पीएम पोषण स्कीम में क्या है कि इसमें लगभग लगभग 11.8 करोड़ बच्चे जो कि क्लास 1 से लेकर क्लास 8वीं में एनरोल्ड हैं उनको कवर किया जाएगा। और लगभग लगभग कितने स्कूल्स को इसमें कवर अप किया जाएगा? तो 11.2 लाख स्कूल्स को इसमें कवर अप किया जाएगा। नंबर जरूरी नहीं है, ध्यान रखना जरूरी है कि कौन सी क्लासेस को कवर अप कर रहा है। दूसरा, ये स्कीम ऐसे बच्चों के लिए भी एक्सटेंड किया जाएगा जो प्री प्राइमरी यानी बाल वाटिका जैसे चीज़ों में है। बाल वाटिका आप जानते हैं कि ये पिछले साल ही गवर्नमेंट स्कूलों में स्टार्ट किया गया है। ऐसे बच्चे जो 6 साल से छोटे हैं उनको पहले से एक प्री स्कूल की जानकारी देना, उनके लिए बाल वाटिका, जिसे आप कह सकते हैं प्ले स्कूल जिसे आप समझते हैं ना, तो उसी का ही एक ये वर्जन है बाल वाटिका, जो गवर्नमेंट स्कूल्स में भी लाया गया है। ठीक। फिर गवर्नमेंट कह रही है कि वो न्यूट्रिशनल गार्डन्स को भी प्रमोट करेगी, जैसे कि पोषण वाटिका हमने एक बार डिस्कस किया था, तो पोषिका पोषण वाटिका जैसी चीजें होंगी। इसमें बेसिकली क्या होगा कि इन सभी स्कीमों में एक प्रावधान बनाया जाएगा जिनमें जो बच्चे हैं उनको सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराया जा सके, खासकर उन डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर में जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर आते हैं, एस्पिरेशनल जिलों के अंदर आते हैं। राइट। फिर एक और कॉन्सेप्ट इसमें सरकार लेके आ रही है, तिथि भोजन। तिथि का मतलब आप समझते हैं ना, तिथि का मतलब होता है डेट, तारीख। कोई अगर स्पेशल डे है तो वहां पर, या कोई फेस्टिवल का डे है तो वहां पर जो है एक कम्युनिटी पार्टिसिपेशन प्रोग्राम के तहत सभी बच्चों को एक स्पेशल तरीके का खाना जिसमें हाईली न्यूट्रिशियस फूड होगा वो उसमें प्रोवाइड कराया जाएगा। साथ ही साथ न्यूट्रिशनल एक्सपर्ट भी अपॉइंट किया जाएगा हर स्कूल के अंदर में, जिसकी ये जिम्मेदारी होगी
कि वो जितने भी स्वास्थ्य रिलेटेड जो मुद्दे हैं उनको इंश्योर कर सके, जैसे कि बॉडी मास इंडेक्स हो गया आपका, वेट एंड हेमोग्लोबिन लेवल हो गए, इन सब चीज़ों को देख सके। इसके बाद फिर जैसे ये स्कीम अगर लेके आ रहे हैं तो इस स्कीम में फंडिंग भी लगेगी, पैसा भी लगेगा, फाइनेंसिंग भी होगी, तो उसका ऑडिट होना भी जरूरी है। तो इसे सोशल ऑडिट के अंदर रखा गया है, राइट। हर स्कूल का ऑडिट होगा इस चीज़ को देखते हुए कि सर जो स्कूल है वो कितना खर्च कर रही है, कितना इम्प्लीमेंट कर रही है, कौन कौन से राज्य कर रहे हैं, उस पर पूरी नजर रखी जाएगी। द सेंटर विल बियर ऑफ 54,000 करोड़ ऑफ टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ 1.3 लाख करोड़, with the states paying 31,733 करोड़, राइट। इस तरीके से मतलब फाइनेंसिंग को बांटा गया है। क्लियर है। अब इसमें बात आई है मिड डे मील स्कीम की। तो मिड डे मील स्कीम से रिलेटेड मैं आपको कुछ जानकारी देता हूँ कि ये मिड डे मील स्कीम जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के तहत आता है। पहले HRD था, अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन बन गया। साथ ही साथ मिड डे मील स्कीम कैसी स्कीम है, ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। ये आपको ध्यान रखना है। कैसी स्कीम है दोस्तों, दिस इज सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। मिड डे मील स्कीम की बात कर रहा हूँ। कब लॉन्च किया गया था, तो 1995 में इसे लॉन्च किया गया था। ये सब थोड़ी थोड़ी बातें आपको ध्यान रखनी है जो लोग प्रीलिम्स की परीक्षा में जा रहे हैं। हालांकि पेपर अब तक तैयार हो गया होगा क्योंकि सिर्फ 10 ही दिन बचे हैं, लेकिन क्या पता मिड डे मील स्कीम का क्वेश्चन उसके में अंदर हो, तो हमें देखना पड़ेगा। क्योंकि विश्व का ये सबसे बड़ा लार्जेस्ट मील प्रोग्राम है, राइट, जो कि हर बच्चों को यानी जो एज ग्रुप में आते हैं, जो उनका एज ब्रैकेट है 6 से लेके 14 ईयर्स तक की एज तक में, उनको कुक्ड मील जो है वो प्रोवाइड किया जाता है। और एक ही कंडीशन पे किया जाएगा, आप स्कूल आइए, स्कूल को अटेंड कीजिए। क्लियर है। PM पोषण स्कीम हाईली 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 इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम्स, राइट, जो भी अपकमिंग एग्जाम्स हैं उनके लिए भी। दूसरी हम बात करते हैं आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के ऊपर। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, राइट, ये प्राइम मिनिस्टर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू इसे लॉन्च किया था। इसमें क्या होगा, इसे इस प्रोजेक्ट को यानी इस मिशन को कंसाइड किया गया है नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के तहत। बेसिकली जो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी है वो इसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी भी है, मतलब यही इस मिशन को इम्प्लीमेंट करेगी। पूरा सब कुछ इन्हीं के कारभार पे है। और ये कब किया गया है, तो बेसिकली क्या है कि जो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है उसमें उसका जो 3rd एनिवर्सरी था उसमें ये मिशन को जो है बोला गया, अनाउंस किया गया कि नाउ वी आर लॉन्चिंग आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। ठीक, ये एक फ्लैगशिप मिशन है भारत का, जो कि नेशनल हेल्थ पॉलिसी के रिकमेंडेशन यानी जो 2017 में जो नेशनल हेल्थ पॉलिसी आई थी उन्होंने रिकमेंड किया था कि आपको ऐसा कुछ लाना होगा। और साथ ही साथ यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज इसके विजन को भी कहीं ना कहीं अलाइन करता है, अचीव करने की बात करता है। इस मिशन में है क्या, इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि हम क्या करेंगे, सरकार करिए, हम का यहाँ मतलब है सरकार। सरकार कह रही है कि डिजिटल हेल्थ आईडी बनाएगी वो हर भारतीय नागरिकों के लिए, जो उनको मदद करेंगे हॉस्पिटल्स में, अस्पतालों में, इंश्योरेंस फर्म्स में, राइट। उनका पूरे तरीके से एक हेल्थ रिकॉर्ड रखा जाएगा। हेल्थ रिकॉर्ड रखने का मतलब आप समझ रहे हैं, हेल्थ रिकॉर्ड रखने का मतलब ये हो गया कि आपने कितने टेस्ट कराए, आपको क्या क्या बीमारियां थी, आप डॉक्टर के पास कितनी बार गए, आपने मेडिकल यानी मेडिकल शॉप से कितनी मेडिसिन उठाई, उन सब का पूरा कच्चा चिट्ठा जो होगा वो इस हेल्थ आईडी के अंदर में रहेगा। तो क्या इसके पैसे लेगी सरकार हेल्थ आईडी बनाने के? नहीं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, वॉलंटरीली है, राइट। इससे क्या होगा, ये सरकार इसलिए रखना चाह रही ताकि हेल्थ डेटा का यूज करके प्रॉपर उसकी मॉनिटरिंग की जा सके, प्रॉपर प्लानिंग की जा सके, बजटिंग की जा सके, उसको इम्प्लीमेंटेशन कराया जा सके। क्योंकि होता क्या है कि जितना आपने जीवन भर कमाया है वो सब 2 मिनट में गायब हो जाएगा अगर घर में किसी को भी हेल्थ से रिलेटेड कोई बड़ी प्रॉब्लम हो गई तो। दिस इज अ वेरी यूनिवर्सल फैक्ट कि आप इतनी मेहनत करते हैं, सालों दर सालों अपना पैसा सेव करते हैं, बचाते हैं, इन्वेस्ट करके कहीं से भी लेके आ रहे हैं, ऑब्वियसली मतलब काफी मेहनत करके लेके आ रहे हैं, लेकिन अगर आपको कोई भी एक बीमारी लगी या आपके परिवार में किसी को भी एक बीमारी लगी तो फिर वो सारा का सारा वैनिश हो जाता है, राइट। तो उसके लिए ज़रूरी क्या है कि हेल्थ डेटा को इसको समझना कि हम उसके प्रॉपर मॉनिटरिंग होना ताकि बेटर प्लानिंग कर सके, इम्प्लीमेंटेशन हम उनकी करा सके। ये सब चीज़ें सरकार इस हेल्थ आईडी में कह रही है। ये सरकार की तरफ से जो मतलब बात आई है उसमें के हिसाब से मैं आपको बोल रहा हूँ। अब सरकार इसमें क्या करने वाली है, सरकार इसमें सैंड बॉक्स भी दे रही है। अब सैंड बॉक्स क्या होता है, ये टेक्नोलॉजी का एक फ्रेमवर्क होता है। यानी आप समझ लीजिए मैंने एक प्रोडक्ट तैयार किया तो उसकी टेस्टिंग भी होगी ना, ठीक। तो बेसिकली प्रोडक्ट टेस्टिंग में ये काम आता है जिससे जो ऑर्गेनाइजेशन है, मान लीजिए मैंने कोई ऐप बनाया है, तो अगर वो ऐप मैंने बनाया है तो ऑब्वियस सी बात है उसकी टेस्टिंग भी होगी ना, ताकि जब व्यूअर्स या फिर जो यूजर्स हैं उसे यूज करेंगे तो प्रॉपर तरीके से काम कर सके, राइट। इसी वजह से क्योंकि सैंडबॉक्स है और इसमें टेक्नोलॉजी है, तो इसी वजह से इसमें प्राइवेट प्लेयर्स को भी शामिल किया गया है ताकि नेशनल डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम बनाने में वो पूरी तरीके से मदद करे। क्योंकि प्राइवेट सेक्टर को इसमें कई लोग बोलेंगे कि क्रिटिक्स वैसे कह भी रहा है कि प्राइवेट सेक्टर को इसको इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए था, लेकिन
कहीं ना कहीं एक पैन लेवल इंडिया पे एक इकोसिस्टम बनाने के लिए प्राइवेट प्लेयर्स की जरूरत बहुत ज़्यादा होती है। और ये मैंने आपको बता ही दिया कि इसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन है, तो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी जो है इसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है। इसका पायलट प्रोजेक्ट दोस्तों 15 अगस्त 2020 को ही अनाउंस हो चुका था, और वहीं से मतलब जब लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री जी ने अनाउंस किया था, तो पिछले साल के ही उसमें उन्होंने अनाउंस कर दिया था। और पायलट फेज जो है वो 6 राज्यों और कुछ केंद्र शासित प्रदेशों में चला था। अब इससे फायदा क्या क्या है, देखिए इससे फायदा ये है, एक तो डॉक्टर्स और अस्पतालों के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का काम हो जाएगा, प्रॉपर मॉनिटरिंग हो जाएगी ना हेल्थ आईडी के थ्रू। दूसरा क्या होगा कि जो भी हेल्थ रिकॉर्ड के जरिए जो भी पेशेंट्स हैं उनको प्रॉपर काउंसलिंग दी जा सकेगी, प्रॉपर उनको एडवाइस किया जा सकेगा। और अगर हम इसे डिजिटल से फिर तीसरी बार में जोड़ दें, यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस वगैरह सिस्टम से, तो पेमेंट सिस्टम भी खटाखट बहुत आसान हो जाएगा। जैसे अभी हाल फिलहाल मेरे पिताजी को बुखार आ गया था, तो मैं अस्पताल पहुंचा जो मेरे आसपास है, थोड़ा सा फेमस अस्पताल है, बहुत सालों से चलता आ रहा है, जब मैं बचपन छोटा सा था तब से ज़्यादा था। तो मैं वहाँ गया, वहाँ काउंटर पे हम लोग गए, हमने मतलब सारा कुछ बिलिंग वगैरह सब कुछ हो गया। फाइनली हमने पहले ही बोल दिया था कि पूरा प्रॉपर करने के बाद पूरी बिल आप बता देना। ठीक है, वो बिल बनाते गए लास्ट में जो बिल बना, तो फिर मैंने उनको बोला कि आप कुछ डिजिटल ट्रांजेक्शन करते हैं फ़ोन पे वगैरह वगैरह वगैरह, हालांकि वहाँ पे लिखा हुआ था फ़ोन पे एक्सेप्टेड, लेकिन फिर वहाँ पे जो उनके काउंटर वगैरह पे बैठे थे बोले नो सर अभी अवेलेबल नहीं है, ये है वो है। फिर मुझे एटीएम जाके कैश निकाल के लाके फिर उन्हें देना पड़ा। तो अगर वो वहीं पे अगर एक्सेप्ट कर लेते तो फिर मेरा भी टाइम सेव हो जाता, मैं जल्दी पहुंच जाता और आपके लिए फटाफट वीडियो बना देता, राइट। तो मजाक कर रहा था। तो ऐसी चीजें होती है कि ये अगर इसको यूपीआई में लेके आया गया तो एक रिवोल्यूशनाइजिंग मतलब क्रांतिकारी एक तरीके से सिस्टम बन जाएगा। खटाखट बहुत आसान तरीके से चलेंगे। अब इसमें कंसर्न्स क्या है, जो क्रिटिक्स का कहना है, क्रिटिक्स ये कह रहे हैं कि इसमें डेटा प्रोटेक्शन बिल तो आपके पास है नहीं, और फिर आप डेटा की ही बात कर रहे हो, इतने सारे आईडी को लोगे आप, और उसका अगर ये प्राइवेट प्लेयर्स को भी आपने इसमें इंक्लूड कर लिया है, तो इसमें अगर कोई बैड एक्टर निकला जिसने डेटा को मिसयूज कर लिया, तो हु इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट थिंग, अकाउंटेबिलिटी है किसके पास इसमें, राइट। एक्सक्लूजन ऑफ सिटीजन एंड डिनाइड हेल्थ केयर ड्यू टू फॉल्ट्स इन द सिस्टम्स आर आल्सो कॉज ऑफ कंसर्न, क्योंकि डिजिटल सिस्टम का ये बहुत बड़ा फेलियर है कि अगर सिस्टम ने अगर आपका मतलब कुछ भी शो नहीं किया तो फिर तो आप बाहर हो गए ना, राइट। तो सिटीजन्स को और मतलब हेल्थ केयर को डिनाई डिनाई कर रहे हैं आप। और वैसे भी जो हेल्थ केयर है वो आपका अभी भी जस्टिशिएबल राइट के तहत पे मतलब नहीं किया गया है, उसे रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है। राइट टू हेल्थ का सिस्टम कहाँ है अभी अपने पास, राइट। हालांकि नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2015 ने बोला था कि इसको अब करो, लेकिन अभी तक इस पर कोई भी काम नहीं हुआ है, अभी तक इसको रिकॉग्नाइज नहीं किया गया हेल्थ एज अ जस्टिसिएबल राइट। क्लियर है। तो दिस इज द आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, जिसे हमने बिल्कुल अच्छे से कवर अप किया है। बिल्कुल ध्यान से इसमें करिएगा, क्या क्या है पूरे पिन पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए हैं, क्या एडवांटेजेस है क्या डिसएडवांटेजेस है। तो दोनों ही जो स्टोरी हमने आज कवर अप की है दे आर हाईली 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 इंपॉर्टेंट दोस्तों, पीएम पोषण स्कीम एंड सेकंड आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। अगले पे हम बात करते हैं पीएलआई टेक्सटाइल स्कीम्स के ऊपर में, पीएलआई स्कीम फॉर टेक्सटाइल्स। तो सरकार क्या कह रही है, सरकार ने पीएलआई स्कीम तो लॉन्च कर ही रखा है, हालांकि यूनियन बजट 2021 में ही बोला गया था कि 13 सेक्टर्स के लिए हम लोग पीएलआई स्कीम लेके आएंगे, और टोटल बजट कितना रखा गया था, तो 1.97 लाख करोड़ रुपीस का टोटल आउटले रखा गया था पीएलआई के सभी इंडिकेटर्स, 13 इंडिकेटर्स थे, राइट, 13 सेक्टर्स थे। तो इसमें टेक्सटाइल के लिए भी गवर्नमेंट ने लॉन्च कर दिया है। टेक्सटाइल के लिए क्यों किया है, क्योंकि सरकार चाहती है कि वो हाई वैल्यू मैन मेड फाइबर फैब्रिक गारमेंट्स टेक्निकल टेक्सटाइल्स इनका प्रोडक्शन कर सके। इससे क्या होगा, देखिए क्या होता है कि आपके पास अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती जा रही है, अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। जैसे CMIE के मैं अगर आपको आंकड़े बता दूं, तो पिछले साल यानी 2019 की हम बात करें तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट 42% था, 2020 में ये 55% हो गया, और 2021 में हाल फिलहाल अभी 62% पे चल रहा है। तो ये तो बहुत ही मतलब रिगोरसली ग्रो करता जा रहा है। अब अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ रहा है, महंगाई भी बढ़ रही है, साथ साथ स्टैगफ्लेशन के मतलब कारण आ रहे हैं। अब इसमें करना क्या चाहिए, करना ये चाहिए कि सरकार को ये सोचना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार कैसे दिया जा सके। तो एक ही सेक्टर है जो सबसे ज्यादा इनको एब्जॉर्ब कर सकता है, और वो है अपैरल सेक्टर। बांग्लादेश ने भी वही किया ना, बांग्लादेश ने अपनी पर कैपिटा इनकम उठाई। तो अपैरल सेक्टर तो यही है, ये टेक्सटाइल सेक्टर। तो सरकार इसीलिए इसको प्रमोट करने की बात कर रही है। अब इसमें कुछ कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि इसमें किस किस को मतलब ऑब्वियस सी बात है, जो इसमें काम करेंगे, जो बिजनेसमैन होंगे, जो ऑनर्स होंगे, उनको क्या क्या छूट दी जाएगी, क्योंकि प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव है ना। सरकार, अगर मैं कुछ प्रोड्यूस कर रहा हूँ तो सरकार मुझे उस पर कुछ इंसेंटिव देगी।
तो इसमें कुछ ऐसी कुछ टेक्निकल बातें हैं कि कम से कम अगर आप 300 करोड़ रुपए अगर इन्वेस्ट करते हो प्लांट में, मशीनरी में, इक्विपमेंट में, सिविल वर्क्स के अंदर में, तो सरकार इस पे आपको मतलब कुछ 10 से 15% की जो है वो छूट देगी। क्लियर। उसके बाद अगर कोई इन्वेस्टर्स 100 करोड़ से 300 करोड़ के बीच में अगर स्पेंड कर रहा है तो फिर उसको उस हिसाब से दी जाएगी। ठीक। इसमें टोटल आउटले ध्यान रखना है आपको 10,683 करोड़ का है। अब इस बेनिफिट में ये सारी चीजें तो हमने बता दी कि इसमें क्या क्या बेनिफिट्स दिए जाएंगे। ऑब्वियसली ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और ये पूरा इसका बेनिफिट्स है। अब ये स्कीम को लाने का मकसद भी मैंने आपको बता दिया है। एक तो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग बूस्ट होगी, दूसरा आत्मनिर्भर भारत का कॉन्सेप्ट अच्छा होगा, तीसरा काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इसमें अट्रैक्ट होगी, चौथा इसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के चांसेस बहुत 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 हाई हैं, पांचवा अगर मैं इसे सॉफ्ट पावर के तौर पे देखूं तो ये भी बहुत बढ़िया है। इंडिया जो है अपने आप को ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे टेक्सटाइल के सेक्टर में अपने आप को आगे बढ़ा सकता है, प्रमोट कर सकता है। तो 5 रीजन मैंने आपको बता दिए इस स्कीम को लाने के पीछे। PLI स्कीम फॉर टेक्सटाइल्स, और ये अच्छा खासा इंफोग्राफिक है। अगले हम इशू पे चलते हैं, दैट इज मेकेडाटू प्रोजेक्ट। तो मेकेडाटू प्रोजेक्ट क्या है दोस्तों? मेकेडाटू प्रोजेक्ट में तमिलनाडु और कर्नाटका के बीच झगड़ा चला है। झगड़ा तो और भी दो मतलब इनमें है शामिल। तो तमिलनाडु का ये कहना है कि देखो भैया हमने कुछ नोट डाउन किया, हमने कुछ ऑब्जर्व किया। क्या ऑब्जर्व किया? बोला कर्नाटका ने हमें 26 सितंबर तक सिर्फ 85,000 मिलियन क्यूबिक फीट वाटर ही दिया, 85.8 इतना ही दिया, जबकि देना कितना चाहिए था? 119.5, वो दिया ही नहीं। राइट। तो अब तमिलनाडु कह रही है कि अब कर्नाटका को जो भी मतलब सरप्लस बचा हुआ है वो देना होगा, साथ ही साथ अक्टूबर महीने का भी कोटा जो है वो रिलीज करना होगा, क्योंकि अब पैडी की प्लांटिंग शुरू हो गई है डेल्टा रीजन में और उसको बचाना बहुत ज्यादा जरूरी है और पानी की हमें बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अब ये तमिलनाडु ने भी बोला, तमिलनाडु के साथ केरला भी बोल रहा है, पुदुचेरी भी बोल रहा है। तो CMA ने यानी कावेरी मैनेजमेंट अथॉरिटी ने कर्नाटका से ये अर्ज किया है कि देखो भाई जितना भी तुम्हारा पानी का बैलेंस बचा है वो तमिलनाडु पे उनको दे दो। राइट। मेकेडाटू प्रोजेक्ट के डिबेट में मत घुसो खामोखा में। अब इसमें CMA क्या है? CMA बेसिकली जो है कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ये एक अथॉरिटी बनाई गई थी। इसमें 8 मेंबर्स है टोटल, और एक चेयरमैन भी है और एक सेक्रेटरी भी है। ठीक। वो सारा कुछ इसमें देखते हैं। इनके मेन फंक्शंस क्या होते हैं कि किस तरीके से पानी की जो वाटर शेयरिंग है उनको देखा जा सके, स्टोरेज, रेगुलेशन, कंट्रोल ऑफ कावेरी वाटर्स, इन सबको पूरा पूरा किस तरीके से मैनेज करना है, ये पूरा काम ये देखते हैं कि एफिशिएंसी किस तरीके से बढ़ाई जा सके, राज्यों के बीच में झगड़ा ना हो। ठीक। और उसके बाद फिर प्रॉपर एनुअल रिपोर्ट वगैरह भी ये लोग तैयार करते हैं। अब मेकेडाटू प्रोजेक्ट जो है, तो मेकेडाटू इज अ मल्टीपर्पज ड्रिंकिंग एंड पावर प्रोजेक्ट। इसमें क्या है? इट इन्वॉल्व्स अ बिल्डिंग अ बैलेंसिंग रिजर्वोयर। तो बैलेंसिंग जो पानी है रिजर्वोयर, वो कर्नाटका के रामनगर जिले के कनकपुरा में बनाया गया है। Right, the project once completed is aimed at ensuring drinking water to Bengaluru and neighboring areas and also can generate 400 megawatt of power. The estimated cost of the project is 9,000 करोड़। तो ये प्रोजेक्ट वहां पे लगाया गया है। अब ये प्रोजेक्ट जो वहां पे लगाया गया है, तो इस पे डिबेट जैसी मान लो तमिलनाडु बात शुरू करता है तो वो इस पे डिबेट शुरू कर देते हैं। देखो हमने लगा तो दिया मेकेडाटू प्रोजेक्ट, अब क्या करना चाह रहे हो, ये है वो है। तो बात कहाँ से हुई थी? तो हम पूरे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में चलते हैं। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में ये होता है कि देखिए जो कावेरी नदी है, क्योंकि सारा मसला कावेरी से है, कावेरी नदी कर्नाटका में ओरिजिनेट करती है और तमिलनाडु के थ्रू जो है वो केरला तक मतलब ड्रेन होते हुए चलती रहती है, कमिंग फ्रॉम केरला एंड ड्रेन्स इनटू द बे ऑफ बंगाल थ्रू पौंडीचेरी। तो पौंडीचेरी के जरिए पूरा बे ऑफ बंगाल में क्या कर जाती है, मतलब ड्रेन कर जाती है। तो इसमें उन्होंने कितने स्टेट्स को कवर अप किया? तो एक कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु और पौंडीचेरी। ठीक। कर्नाटका को आप अलग हटा दीजिए क्योंकि वहीं से ओरिजिनेट कर रही है, और ये तीन इसको एक बस्ते में डाल दीजिए। अब हुआ क्या कि 1892 और 1924 में दो एग्रीमेंट बने, 150 साल पहले। कब? 1892 और 1924, 150 साल पहले दो एग्रीमेंट बने जहां से इसकी मतलब पूरी जो डिस्प्यूट है, कंफ्लिक्ट है, वो राइज होना शुरू हुआ। अब 1974 में क्या किया कि कर्नाटका ने पानी को डाइवर्ट करना शुरू कर दिया अपनी तरफ, और तब तमिलनाडु ने मंजूरी भी दे दी। लेकिन बाद में फिर क्या हुआ? तमिलनाडु ने फिर नखरे दिखाने शुरू कर दिए और डिस्प्यूट जो है बनता चला गया। उसके बाद 1990 में ट्राइब्यूनल बनाया गया, जो यहाँ मैंने लिखा हुआ था, ट्राइब्यूनल वाज सेट अप इन 1990 एंड मेड इट्स फाइनल अवार्ड इन 2007 ग्रांटिंग 419,000 मिलियन क्यूबिक फीट ऑफ वाटर टू तमिलनाडु एंड कर्नाटका दिस, केरला दिस एंड पुडुचेरी दिस फिगर। ठीक।
तो उसकी वजह से मतलब ये पूरा जो है सिस्टम बनाया गया, फिर सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला गया है। अब ये चलता ही रहता है, और हाल फिलहाल भी वाटर की बहुत ज़्यादा कमी हो गई है, पैडी की प्लांटिंग होने वाली है तमिलनाडु के अंदर में। तो देखते हैं अब कर्नाटका का इस पर क्या रवैया आता है, और कावेरी मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ में क्या क्या काम कर सकती है, राइट। तो दिस इज़ द मेकेडाटू प्रोजेक्ट। समझ आया या नहीं आया? ये पूरा मेकेडाटू प्रोजेक्ट है, और ये कहाँ पर है? कनकपुरा, रामनगर जिला ऑफ कर्नाटका। चलिए अगले हम अपनी स्टोरी पे चले, दैट इज डिजी सक्षम प्रोग्राम। तो 30 सितंबर 2021 को यूनियन मिनिस्टर, मतलब मूल के मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव जी ने डिजी सक्षम प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किया है। इसमें क्या है? इसमें यह है कि आपको नाम से समझ में आ रहा होगा, डिजिटल स्किल्स प्रोग्राम जो है, मतलब यूथ में स्किल्स को बढ़ाना। स्किल्स देखिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्किल में क्या क्या आ जाता है? स्किल में आ जाता है कि आपको आज आज टेक्नोलॉजी यूज़ करनी आनी चाहिए, आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज़ करने आने चाहिए, आपको आपको इंग्लिश अच्छी आनी चाहिए, आपको हिंदी भी अच्छी आनी चाहिए, और जो जिस लोकल लैंग्वेज में है वो भी आपको अच्छा आना चाहिए, आपको मैथ्स अच्छा आना चाहिए। मतलब बेसिक फाउंडेशन के ऊपर बात कर रहा हूँ, मैथ्स मतलब कैलकुलस पे मत ले जाइएगा, बेसिक फाउंडेशन के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ कि वो आपको अच्छा आना चाहिए। तो इसी वजह से जो डिजी सक्षम प्रोग्राम है उसमें क्या है कि फ्री कोर्स ट्रेनिंग दी जाएगी। कम से कम इस प्रोग्राम में बोला गया है कि 3 लाख से ज़्यादा युवाओं को हम फ्री कोर्स की ट्रेनिंग देंगे, उन्हें बेसिक स्किल सिखाएंगे, एडवांस कंप्यूटिंग सिखाएंगे, और उसके बाद फिर ये सारा कुछ कैसे सिखाएंगे? तो ऑब्वियसली बात है, एक पोर्टल चाहिए जहाँ से वो सीखेंगे, दैट इज नेशनल करियर सर्विस पोर्टल। इस पोर्टल से वो क्या करेंगे? सीखेंगे, और सीखने के बाद फिर जॉब की, मतलब उनको आराम से जॉब वगैरह मिल सकता है, अपने रहने के जो उनका जो स्तर है, जीवन स्तर है, उसको उठा सकते हैं। अब इसमें जो लर्निंग मोड है, तो ऑब्वियसली बात है, डिजी नाम आ गया तो डिजिटल स्किल्स हैं। तो इसमें एक तो VILT मोड है, यानी कि वर्चुअल इंस्ट्रक्टर लेड टीचर आपको सिखाएंगे वर्चुअल मैनर में, और एक होगा इंस्ट्रक्टर लेड ट्रेनिंग, यानी कि टीचर आपको 1 to 1, दैट इज पर्सनल ट्रेनिंग आप कह सकते हैं। और SCs और STs के लिए भारत में ये कंडक्ट किया जा रहा है एट द मॉडल करियर सेंटर्स एंड नेशनल करियर सर्विस सेंटर्स। तो ये सारे सेंटर्स हैं और ये सारी चीज़ें हैं। तो डिजी सक्षम प्रोग्राम आपको ध्यान रखना है, स्किल से रिलेटेड है, डिजिटल स्किल्स की अगर मैं बेसिकली बात करूँ तो। क्लियर? चलिए अगली स्टोरी पे आते हैं, दैट इज ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड। अब ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का क्या हुआ है दोस्तों, कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को कर दिया गया है डिसॉल्व। 1 अक्टूबर 2021 से डिफेंस मिनिस्ट्री ने ऑर्डर जारी कर दिया है कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को हम क्या कर रहे हैं भैया, हम कर रहे हैं डिसॉल्व। और इसके सारे एसेट, एम्प्लॉय और मैनेजमेंट, इन सबको हम 7 जो नए हमने DPSUs बनाए हैं, डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, उसमें हम इसको ट्रांसफर कर रहे हैं। इससे क्या होगा? इससे अब OFP क्या हो जाएगा? अबॉलिश हो जाएगा, जो कि ब्रिटिश द्वारा बनाया गया था 1775। अब इसका बैकग्राउंड थोड़ा सा समझते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है, ये अभी की बात नहीं है, कैबिनेट बहुत पहले से इसमें एक रिफॉर्म की प्लानिंग कर रहा था। और OBF OFP के पास, यानी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के पास 41 फैक्ट्रीज हैं, जिसे अब 7 गवर्नमेंट ऑन्ड कॉरपोरेट एंटिटीज में, मतलब कॉरपोरेटाइज कर दिया जाएगा, उसमें उनका विलय कर दिया जाएगा। पूरी उनकी मैनेजमेंट, कंट्रोल, ऑपरेशन, मेंटेनेंस, सारा का सारा 41 फैक्ट्रीज, इन सबको किसको दे दिया गया है? 7 न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड डिफेंस पब्लिक सेक्टर यूनिट्स। अब ये पब्लिक सेक्टर यूनिट्स या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स कौन कौन से हैं? तो एक है म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड, एडवांस वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड, आर्मर्ड व्हीकल्स निगम लिमिटेड, यंत्र इंडिया लिमिटेड, इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड, ट्रूप कंफर्ट्स लिमिटेड, ग्लाइडर्स इंडिया लिमिटेड। तो ये सारे जो है इसमें ये कंपनी है। अब ये रीस्ट्रक्चर करने की जरूरत क्यों पड़ी? देखिए ये रीस्ट्रक्चर जो है, OFB का हेडक्वार्टर कहाँ पे पता है ना आपको? OFB का जो हेडक्वार्टर है वो कोलकाता में है, राइट। अब इसके रिकमेंडेशंस को लेकर बहुत सारी कमेटी बिठाई गई, क्योंकि डिफेंस रिफॉर्म्स पे जब बात होती है तो ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। तो पिछले 2 दशकों में बहुत सारी कमेटी बिठाई गई। कुछ कुछ कमेटियों के नाम मैं आपको बता देता हूँ, ये ध्यान भी रखना आपको पेपर के हिसाब से। TKS नायर कमेटी, जो 2000 में बनाई गई थी। उसके बाद 2005 में विजय केलकर कमेटी आई, 2005 में। उसके बाद फिर रमनपुरी कमेटी आई। वो सब ने मतलब इन्हीं पे ही काम किया, और उन्होंने बोला कि यार इसको अबॉलिश करो, खत्म करो इसको, रमनपुरी कमेटी 2015। क्योंकि क्या हो रहा है कि उनका ये कहना है कि OFB के अंदर में इनोवेशन ड्राई अप होती जा रही है, एफिशिएंसी है नहीं, ये काम ढंग से कर नहीं पा रहे हैं, तो इनको अबॉलिश किया जाए, ताकि हम डिफेंस सेक्टर्स को थोड़ा सा मतलब रिफॉर्म कर सके। सिर्फ एक कमेटी थी जिन्होंने मना किया कि नहीं, OFB को आप कॉर्पोरेटाइज मत करो, उसको मतलब उनके पास्ट परफॉर्मेंस के आधार पर उसमें क्या क्या सुधार सकते हो वो आप करो। और उस कमेटी का नाम भी मैं आपको बता देता हूँ, उस कमेटी का नाम था शेकातर कमेटी। शेकातर कमेटी, और ये कमेटी
जो है इन्होंने ही बोला था कि विलय मत करो, कॉर्पोरेटराइज मत करो। बाकी इन तीनों ने बोला था कि नहीं हटाओ इसे, मतलब बना दो किसी दूसरी चीज में, इसे विलय कर दो। ठीक, तो ये सारी चीजें इससे रिलेटेड है। तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड विल नाउ गोइंग टू बी अबॉलिश, राइट। ये एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज है डिफेंस सेक्टर्स में अगर हम बात करें तो। क्लियर। चलिए अब बात आती है एमसीक्यूज की प्रैक्टिस की। 3 सवाल आज आपके लिए रेडी कर दिए गए हैं दोस्तों। सबसे पहला सवाल है, इनमें से कौन सा अनुच्छेद पंचायती राज को डिफाइन करता है, यानी उसे परिभाषित करता है। पहला ऑप्शन है 243 ए, 243, 243 क्लॉज 1, 243 क्लॉज 2। बहुत ही क्लोज ऑप्शंस रखे हैं मैंने, तो आराम से बिल्कुल पार्टिसिपेट कीजिएगा। मैं देख रहा हूँ कुछ स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करना शुरू किया है उन लोगों ने, बहुत अच्छा लगा मुझे। पार्टिसिपेट कीजिए दोस्तों, जितना पार्टिसिपेट आप करेंगे आप ही को फायदा होगा और आप ही के फायदे के लिए हम ये काम कर रहे हैं। दूसरा सवाल है, प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर, वो कौन से प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर हैं यानी किसी देश के, जिनको इस बार पद्म विभूषण 2021 का अवार्ड मिला है। क्या वो अमेरिका के प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर है, जापान के प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर है, बांग्लादेश के प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर है, या नेपाल के प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर है। क्या होगा सही जवाब। तीसरा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग द निपा वायरस। निपा वायरस पे सवाल है, आराम से वीडियो को पॉज कीजिए, 2 छोटे छोटे स्टेटमेंट्स है, पढ़िए और देखिए कि इनमें से सही स्टेटमेंट क्या हो सकता है और अपने आंसर्स कमेंट थ्रेड में पोस्ट कीजिए, राइट। कल जो हमने 3 सवाल लिए थे, आप में से कई लोगों ने जिन्होंने उनका आंसर दिया, आंसर देने का समय आ गया है मेरी तरफ से। तो जो जोजीला टनल है ये किन दो प्लेसेस को जोड़ेगा। 14.15 किलोमीटर लॉन्ग ये टनल है, तो ये श्रीनगर टू लेह को जो है कनेक्ट करने वाला है। तो सही ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन ए। दूसरा था, सेबी के प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स क्या है। तो ऑब्वियस सी बात है, जो भी इन्वेस्टर सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, तो पहला भी बिल्कुल सही है। साथ ही साथ सिक्योरिटीज मार्केट को रेगुलेट करना, ये भी सही है। तीसरा, सिक्योरिटीज मार्केट को प्रमोट करना ताकि और ज्यादा प्लेयर्स उसमें आ सके, तो ये भी सही है। तो सही आंसर क्या है, ऑप्शन डी। तीसरा सवाल हमने पूछा था कि जब अर्थव्यवस्था धीमी हो जाए और उसमें मुद्रास्फीति की दर काफी बढ़ जाए और बेरोजगारी की दर भी साथ में बढ़ जाए, तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, इस प्रक्रिया को क्या कहा जाएगा। और इसे बोला जाता है स्टैगफ्लेशन। इसे क्या बोला जाता है, स्टैगफ्लेशन। ऑयल क्राइसिस के दौरान में देखा गया था, राइट। तो इसी को बोलते हैं स्टैगफ्लेशन विद स्लो इकोनॉमी, हाई इन्फ्लेशन रेट एंड हाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट। तो इसको बोला जाता है स्टैगफ्लेशन। फिर कभी इस पे बात करेंगे आराम से। पीटी के सब्सक्रिप्शन कोर्सेज ऑन है दोस्तों, एंडिश कंटेंट है, रेगुलर स्टडी है। अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो आइए ज्वाइन कीजिए, आपको बहुत मजा आएगा। साथ ही साथ बहुत अच्छे अच्छे कोर्सेज हैं आपके लिए, सेल्फ प्रेप कोर्सेज। लिंक पर क्लिक कीजिए, बात कीजिए, अपने आप को एनरोल कीजिए, दोस्तों को भी कराइए। और सिविल तपस्या पोर्टल, इसको आपको छोड़ना नहीं है। रेगुलर इसकी 2 घंटे की रीडिंग आपको इस प्लेटफॉर्म पे आके करनी है। आपको बहुत ज़्यादा कुछ यहाँ पे कंटेंट मिलेगा। हम इसी तरीके से अगले सेशन में मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, नमस्ते, जय हिंद।